1, 2, 3, come on! हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का अध्याय नंबर 7 पढ़ेंगे। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण हम किस प्रकार करते हैं। तो आइए जानते हैं आज का अध्याय। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि कुछ बच्चे प्रोफेसर अहमद के साथ वन भ्रमण को गए, भरतपुर अभयारण्य में, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में, और वहाँ पर उन्होंने वन एवं वन्य जीवों के बारे में प्रोफेसर अहमद से जानकारी प्राप्त की थी। आइए आज हम जानते हैं वनोन्मूलन। वनोन्मूलन यानी वनों का समाप्त होना। पौधे और जंतुओं का निवास स्थान वन होता है और इन वनों को बचाने के लिए हमें वनों का संरक्षण करना पड़ेगा। पेड़ पौधों को बचाना है, इसलिए हमें वनों का संरक्षण करना है। वनोन्मूलन किस कारण से होता है, आइए हम जानते हैं। वनोन्मूलन के कारण मानव जाति का अस्तित्व खतरे में आ गया है। वृक्षों की कटाई होने के कारण, ये वृक्षों की कटाई निम्न कारणों से होती है। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए, घर और कारखानों का निर्माण करने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। इसलिए इस प्रकार से हमें ज़्यादा से ज़्यादा वनों को काटा जाता है, जो कि एक वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है। तो वनोन्मूलन मानव अस्तित्व के लिए बहुत ही खतरनाक है। अतः हमें इस खतरे को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वनों का संरक्षण करना है। वनोन्मूलन का परिणाम, वनोन्मूलन के कारण हमारे पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ जाएगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, भूमि जल स्तर है वो नीचे चला जाएगा और जो प्राकृतिक संतुलन है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटोगे तो सारा ये प्रभाव पड़ेगा। मिट्टी है जो कि मरुस्थलीय बन जाएगी। तो इस प्रकार से हमें इन सब खतरे से बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों का संरक्षण करना है, नए पेड़ पौधे लगाने हैं और जो पुराने पेड़ पौधे हैं उनको बचाना है। तभी हम वनोन्मूलन के परिणाम को कम कर सकते हैं। तो वनोन्मूलन के कारण क्या क्या परिणाम होंगे? सूखा पड़ेगा अगर वनोन्मूलन होगा तो, मरुस्थलीकरण बढ़ जाएगा, मृदा में जल धारण क्षमता कम हो जाएगी और प्राकृतिक परिघटना यानी बाढ़ का आना, सूखा पड़ना, ये सारी प्रक्रियाएं बढ़ने लग जाएगी और मिट्टी मरुस्थलीकरण हो जाएगा, यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो पूरी रेत बन जाएगी। आइए जानते हैं वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। तो सरकार द्वारा वन्य जीव अभयारण्य बना करके, राष्ट्रीय उद्यान घोषित करके और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बना करके वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण किया गया है। वन्य जीव अभयारण्य में ये जंतु विचरित करते हैं, प्राकृतिक आवास में रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में ये प्राकृतिक आवास में साथ में वहाँ स्वतंत्र रहते हैं और अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। जबकि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में ये जीव विचरित करते हैं, जीवन यापन करते हैं अपने, और आदिवासी पारंपरिक ढंग से ये भी वहाँ संरक्षित रहते हैं। इस प्रकार से सरकार द्वारा इनको संरक्षित किया गया है। कुछ विशेष जीवों को जैव मंडल में आरक्षित किया गया है। वनस्पति जात, जहाँ पर वनस्पति को संरक्षित किया गया है, और प्राणी जात, जहाँ पर कुछ जंतुओं को संरक्षित किया गया है। जैसे वनस्पति जात साग, सागवान, आम, जामुन, बहुत सारे पौधे, अर्जुन। इसी प्रकार कुछ जंतु हैं, चिंकारा, नीलगाय, बॉक्सिंग, हिरण, चीतल, तेंदुआ, इन जीवों को आरक्षित किया गया है, संरक्षित किया गया है जैव मंडलों में। आइए अब जानते हैं हम विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। पंचमढ़ी जैव संरक्षित क्षेत्र में ये जंगली आम के पौधे पाए जाते हैं, इसके अलावा ये कहीं नहीं पाए जाते हैं। इसी प्रकार कुछ विशेष क्षेत्रों में ये विशाल गिलहरी पाई जाती है, उड़ने वाली गिलहरी। तो ऐसे जीव जो विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। आइए अब जानते हैं विशेष क्षेत्र पंचमढ़ी वन्य अभयारण्य। इस अभयारण्य में बाघ, जंगली भैंसा और बारहसिंगा जैसे संकटापन स्पीशीज के प्राणी रहते हैं, जिनको यहाँ पर संरक्षित किया गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण संकटापन
ये जीव हैं काले हिरण, सफ़ेद आँख वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख आदि। राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में, जहाँ पर बाघों को संरक्षित किया जाता है। और जानते हैं कि सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल के प्रमाण मिले हैं। यहाँ की चट्टानों पर मनुष्य की कलाकृतियाँ मिली हैं, जहाँ पर शिकार करते हुए, नृत्य करते हुए, वाद्य यंत्र बजाते हुए बहुत सारी कलाकृतियाँ प्राप्त हुई थी। इसको भी संरक्षित किया गया है। संकटापन्न जंतु, ऐसे जंतु जिन पर अभी संकट है, इनकी प्रजाति समाप्त होने वाली है, जैसे कि बाघ, जंगली भैंसा, बारहसिंगा। तो ये संकटापन्न वाले जंतु हैं जिनको संरक्षित करना अति आवश्यक है। इसीलिए राष्ट्रीय उद्यान घोषित करके इनको संरक्षित किया गया है। अब आइए जानते हैं रेड डाटा पुस्तक। यह एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें संकटापन्न स्पीशीज के बारे में लिखा हुआ है, यानी कौन कौन सी प्रजातियां संकट में हैं उसके बारे में यहाँ विवरण दिया हुआ है, लिखा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप जो वेबसाइट दी हुई है इस पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं, ताकि इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रवास, जलवायु में परिवर्तन के कारण कुछ पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान यानी सुदूर क्षेत्रों में चले जाते हैं उड़कर, वहाँ अंडे देते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास पर बहुत अधिक सर्दी पड़ती है या गर्मी होती है। इसके कारण उनको अनुकूलन वातावरण नहीं मिलता है। तो ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं वे प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। आज के अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु कागज का पुनर्चक्रण। कागज का हमें 5-6 बार पुनर्चक्रण द्वारा उपयोग कर सकते हैं, तभी हम पेड़ पौधों को बचा पाएंगे। अतः हमें कागज का पुनः उपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक कागज है, हम उसको बार बार अनेक रूपों में काम ले सकते हैं। तथा जो भी कागज है या किताब है, कॉपी है जो रद्दी हो जाती है, उसको हम बेच करके फैक्ट्रियों में उसका पुनः चक्रण होगा, नई किताब बनेगी और पुनः काम में आएगी। इस प्रकार से हम पेड़ पौधों को बचा सकते हैं, क्योंकि कागज का निर्माण पेड़ पौधों की छाल या पत्तियों द्वारा होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने क्या पढ़ा, इसका सारांश। वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे नाम हैं जो वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण हेतु बनाए गए हैं। जैव विविधता का अर्थ होता है विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों के विभिन्न किस्में। किसी क्षेत्र के सभी पौधे एवं जंतु उस क्षेत्र की वनस्पति जात या प्राणी जात से जाने जाते हैं। विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। संकटापन्न स्पीशीज वह स्पीशीज हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। उनका वर्णन रेड डाटा पुस्तक में किया गया है। प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीशीज अपने आवास से किसी अन्य आवास पर प्रजनन हेतु चलन होता है। हमें वृक्ष, ऊर्जा, पानी की बचत करने की आवश्यकता है। कागज की बचत करके उसका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। पुनर्रोपण, नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। धन्यवाद।